Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम देखो हम लोग रिलेशन बिटवीन यू एंड एफ का यूज करके यू निकालना देख रहे थे ना। हमने देखो अभी तक क्या क्या देख लिया है। डी यू इक्वल टू होता है माइनस एफ डॉट डी आर। यहाँ पे एफ कौन सा वाला फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब इसको यूज करके हमने एक तो एफ निकालना देखा। एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस डी यू बाई डी आर ना। यू जिसका फंक्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे कंपोनेंट मिल जाएंगे फोर्स के। और दूसरा हमने क्या देखा कि यू निकालना है तो हम इसी को अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो इससे में यू आ जाएगा ना। इस रिलेशन को हमने यूज करना देखा। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। तो वो कब हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है? जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर जीरो है तो हम बोलते हैं वहां पे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना? फिर हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल चैप्टर में एक टॉर्क भी होता है। टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है। अगर बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है तो हम बोलते हैं बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी पर फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है तो हम वहां पे बोलते हैं बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो देखो अभी आपने टॉर्क वाला नहीं पढ़ा है तो ये वाला पार्ट मैं रोटेशनल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये वाला केस मिलेगा जहां पे हमेशा टॉर्क जीरो रहेगा ना, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो हम टॉर्क अभी दे नहीं सकते ना। केवल आपको ये केस पढ़ना है, ये ऑलरेडी जीरो रहेगा। आपको यही चेक करना रहेगा कि फोर्स जीरो है या नहीं। ठीक है, समझ लो। फोर्स और टॉर्क दो चीजें होती हैं। तो अभी टॉर्क तो जीरो ही मिलेगा इस चैप्टर में हमेशा। फोर्स का जीरो देखना है आपको ना। अगर फोर्स जीरो होगा तो आप बोलोगे वहां पे इक्विलिब्रियम है। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ध्यान रखो, फोर्स जीरो की बात हो रही है ना, वेलोसिटी जीरो की नहीं। फोर्स मतलब एक्सिलरेशन से रिलेट कर सकते हो ना। एक्सिलरेशन जीरो है तो इक्विलिब्रियम है ना। वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहां पे भी फोर्स जीरो होगा ना, वहां पे भी इक्विलिब्रियम होगा ना। इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट में ही होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी हो सकती है। अब देखो हमें ये पता है कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है और फोर्स को यू से रिलेट करके अगर हम लिखते हैं डी यू बाई डी आर तो वहां पर यू की वैल्यू डी यू बाई डी आर की वैल्यू भी क्या आ रही होगी? जीरो आ रही होगी। इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के लिए आप और क्या चेक कर सकते हो? डी यू बाई डी आर जीरो है कि नहीं। अगर डी यू बाई डी आर जीरो है तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम है ना। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो ना, क्योंकि यू से केवल कंजर्वेटिव फोर्स का पता चलेगा। फिर इसके बाद हमें अब नेक्स्ट देखना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे वो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये जो सिंबल है इसको टाउ बोलते हैं ना, टाउ बोलते हैं, और ये टॉर्क का सिंबल है ना, टाउ इसको बोलते हैं। टाउ जैसा है, टाउ। केवीपीआई का तो फॉर्म भर दिया होगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाते हैं ना। और जो जो चैप्टर हो गए हैं वो देख लो, और जो आपको लगता है ज्यादा आते हैं उन चैप्टर के वीडियो ले लो और वो कर डालो ना, जितना हो पाए कर लो। बेसिक एससी वर्मा से क्वेश्चन कर लेना जो चैप्टर अभी नहीं हुए हैं, वीडियो ले करके ना। उससे बस एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्जाम कैसे होता है। अभी तो केवीपीवाई में नंबर ऑफ बच्चे जो सेलेक्ट करते हैं बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादा बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे। बट एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहता है ना, दे दो पेपर। जो भी हो नहीं हो वो अलग बात है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में हम तीन टाइप के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम देखो किसको बोलते हैं। अगर मान लो जैसे एक हमने एक बाउल लिया और उसमें यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, स्मूथ बाउल है ना, तो अभी ये अपनी जगह रखा है, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो रखा है? जीरो है ना। अभी हम टॉर्क की कोई बात नहीं करेंगे ना, टॉर्क ऑलरेडी जीरो ही होगा ना, नेट फोर्स जीरो है। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है ना। अब अगर हम इसको हल्का सा मूव कराएंगे तो क्या होगा? अगर हमने इसको यहाँ पे हल्का सा मूव कराया एक्स डिस्टेंस, तो मूव कराने के बाद इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? मूव कराने के बाद इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा ना। यहाँ पे जो mg का कंपोनेंट होगा वो इधर वापस लाना चाहेगा ना। ये सरफेस स्मूथ है ना। ना तो इस पे अब फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम नाम देंगे रीस्टोरिंग फोर्स। एफ आर से दिखा रहे हैं, ये रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स इसको वापस लाना चाहेगा। तो जैसे हम थोड़ा इधर ले जाके छोड़ेंगे ये वापस ले आएगा ना। तो जहां पर भी ऐसा फोर्स हो जो डिस्प्लेस करने पे उसको वापस लाना चाहे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ना। मतलब इक्विलिब्रियम है, और अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्ब होने नहीं देगा ना, वहां एक फोर्स लग के उसको रोकेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाता है। एक ऐसा ही टाइप होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप होते हैं। एक्स कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स डिस्टेंस कुछ हमने मूव कराया तो अपोजिट में एक फोर्स लगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो क्या होगा। सपोज हमने बाउल को उल्टा करके रख दिया, स्मूथ बाउल है ना, और इसके ऊपर पार्टिकल को रखा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो अभी फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहां पर इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दूं ना, हल्का सा मैंने कुछ डिस्प्लेस कराया, तो अब क्या यहाँ आने के बाद भी इस पे फोर्स जीरो होगा? यहाँ से जरा सा भी आगे बढ़ते ही ना, नहीं होगा ना। अब mg का कंपोनेंट इधर आएगा, वो उसको और इधर को गिरा देगा। यहाँ पे जैसे हम एक्स मूव कराएंगे इधर को एक और फोर्स लगेगा, और ये इसको इक्विलिब्रियम से और दूर ले जाएगा ना। तो जहां पर वापस आने की टेंडेंसी नहीं है और दूर जाने की टेंडेंसी है, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना। जहां पे वापस आने की टेंडेंसी है, इक्विलिब्रियम में वापस आने की टेंडेंसी है, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम से दूर जाने की टेंडेंसी है, तो वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केवल इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पर। इससे जैसे ही आगे बढ़े तो ये वापस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे इस पॉइंट पे अनस्टेबल है, और इस पॉइंट पे स्टेबल है।
अगर मान लो एक फ्लैट रोड होती, इस पे पार्टिकल रखा है स्मूथ सरफेस पर, तो इस पे नेट फोर्स 0 है। फिर मैंने अगर इसको आगे को कुछ एक्स मूव कराया, तो कोई भी फोर्स लगेगा दूर ले जाने वाला या वापस लाने वाला? नहीं ना, तो यहाँ पे न तो वापस आने की टेंडेंसी है, न दूर जाने की टेंडेंसी है, तो इसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रल है। जिधर भेज दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा ना, न तो वापस आने की टेंडेंसी है, न दूर जाने की। स्मूथ सरफेस लिया है हर जगह हमने, भावेश, यहाँ पे हर जगह स्मूथ सरफेस है। हाँ श्रेयस, पहले समझ लो फिर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, समझो। न्यूट्रल में वापस आने की टेंडेंसी नहीं होती ना, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं आएगा एक्स डिस्टेंस मूव कराने के बाद भी। फिर उसके बाद देखो, अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये अपने आसपास में सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे u की वैल्यू क्या है? पहले तो फोर्स 0 है, तो आप बोलोगे du बाई डी आर 0 है, सब जगह du बाई डी आर 0 है। फिर यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? अपने आसपास में ये सबसे नीचे है ना, तो u की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पे सबसे कम है, मिनिमम है ना। वो रेफरेंस कहाँ पे लिया उसके अकॉर्डिंग 0 या कुछ और आएगा, बट सबसे कम है। तो जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख रहा है वहां पे u कितना होगा? मिनिमम होगा। और जहां पे अनस्टेबल होगा वहां पे देख रहे हो क्या है? u की वैल्यू मैक्सिमम है। और जहां पे न्यूट्रल होता है वहां पे u की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ठीक है, सब कुछ हमका यहाँ तक। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स तो 0 होगा, और अगर हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो वहां पर वापस आने की टेंडेंसी होगी। अनस्टेबल में वापस आने की टेंडेंसी नहीं होगी, और न्यूट्रल में, सॉरी, अनस्टेबल में दूर जाने की टेंडेंसी होगी, और न्यूट्रल में ना तो वापस आने की टेंडेंसी होगी ना दूर जाने की टेंडेंसी होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में u मिनिमम है, उसको आप ऐसे समझ लेते हो कि एक तरह से u एनर्जी मतलब पैसा। अगर पैसा मिनिमम होगा तो चुपचाप पार्टिकल एक जगह बैठा रहेगा ना, ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, स्टेबिलिटी रहेगी ना। ज्यादा पैसा मिलेगा तो इधर उधर भागना शुरू कर देगा। और कांस्टेंट है तो वहां पर एक कांस्टेंट बिहेवियर ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे ज्यादा रिलेट नहीं हो रहा है, बाकी तो समझ ही गए होगे तुम लोग। अब देखो, अगर कोई भी जगह पे u मिनिमम है कुछ भी सोनाली, सही बात है, वैसे सोनाली ने सही रिलेट किया। अगर u की वैल्यू मिनिमम है तो वहां पे इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर u की वैल्यू मिनिमम है तो वहां पे इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। और जहां पे मैक्सिमा होता है वहां डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है। और जहां पर कांस्टेंट है वहां डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, आपको ये पता है कि F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ डी बाई डी आर इंटू डी यू बाई डी आर। और डी यू बाई डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एफ ना, यहाँ पे माइनस नहीं है तो डी यू बाई डी आर को माइनस एफ लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस को इस साइड कर दो तो डी एफ बाई डी आर। अगर हमें केवल एफ के टर्म में सोचना रहे तो जहां पे एफ का डिफ्रेंसिएशन निगेटिव होगा उस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। ऐसे ही जहां पे एफ का डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव होगा वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जहां एफ का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा वहां पर न्यूट्रल होगा। अब ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो, फिर इनको यूज करना समझाता हूं।
माइनस को अगर हम इस साइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। माइनस को यहाँ बाहर निकाल करके उस साइड कर दिया है। ये तो अभी आपने इनक्वालिटी वगैरह पढ़ लिया मैथ में, तो मेरे हिसाब से अब आता होगा सबको ये। हाँ, ये पेज हो जाए तो अगले पेज पे लिखाता हूँ स्टेटमेंट। ये नोट होने के बाद बता देना। अब इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जल्दी लिखो कल पेज। नोट कर लो यहाँ तक। भावेश देखो, फोर्स कब लग रहा है? इस पॉइंट पे नहीं लग रहा है, इससे आगे जाने पे लग रहा है। हम इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। और वो किस टाइप का है वो चेक करने के लिए इसको मूव करा के देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे तो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे एमजी और नॉर्मल बैलेंस है ना। तो इक्विलिब्रियम यहाँ है, अब वो किस टाइप का है वो चेक करने के लिए मूव कराना है।
अब देखो ये जो हमने देखा, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने अभी तक ये समझ लिया है कि अगर फोर्स जीरो है तो वहाँ इक्विलिब्रियम है। फिर वो कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है वो कैसे पता करेंगे? फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर अगर निगेटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स का स्लोप पॉजिटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और डी एफ बाई डी आर इक्वल टू जीरो आया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ना। अगर हमें कई बार क्वेश्चन में फोर्स की इक्वेशन दी जाएगी ना, तो हमें पता करना रहेगा किस जगह इक्विलिब्रियम है और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। श्रेयस नोट कर ले अभी ना, कोई चीज जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो है। अभी समझाता हूं, नोट करो। और अगर हमें u दिया हुआ है क्वेश्चन में, कई बार हमें u दिया जाएगा ना, u की इक्वेशन दी जाएगी, तो हम क्या करेंगे? u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें उससे कुछ r मिल जाएंगे ना, उन r पे ही इक्विलिब्रियम होगा। फिर वो r पे कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर वहां ग्रेटर देन जीरो आया तो वहां पे u का मिनिमा होगा। u का मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आया तो वहां पर मैक्सिमा होगा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो आया तो वहां पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये नोट करो। पहले इसके कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ, फिर ग्राफ में चीजों को समझाता हूँ। जैसे आपको कहीं पे बोला गया कि फोर्स कुछ है ऐसा, -k × x + 5 है, माइनस कुछ ऐसे लिख दिया 6x + 5, इसको 12 लिख देता हूँ ना। तो आपको पूछा जाए कि फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ना। कोई पार्टिकल पे ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि एक्स का फंक्शन है, तो हमें बताना है कि किस एक्स पे इक्विलिब्रियम है और वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो आप क्या क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि कहाँ पे फोर्स जीरो है, तो एफ को जीरो डालो। एफ को जीरो डालोगे तो उससे आपको मिल जाएगा किस एक्स पे फोर्स जीरो है ना। तो एक्स इक्वल टू 2 आया, मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कैसे चेक करोगे? इसको डिफरेंशिएट करके।
तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ना। r मतलब वो r कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे df बाई डी एक्स निकालेंगे। तो df बाई डी एक्स कितना है, -6 है। माइनस क्या बता रहा है कि इस जो डिफ्रेंसिएशन है निगेटिव है। निगेटिव क्या बताता है यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ऐसा कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं ना आपको, कोई जरूरी नहीं लीनियर ही हो सकता है कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 ना। अब आपको पूछा जाए बताइए कि यहाँ पर किस एक्स पे इक्विलिब्रियम है और वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। दोनों पे अनस्टेबल आ रहे हैं। -3 पे स्टेबल, हाँ सही है आदित्य, और -2 पे अनस्टेबल। ठीक है ना। हम लोग देखो क्या क्या कर लेंगे, f को 0 डालेंगे। f को 0 डालेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू मिलेंगी जिन पे फोर्स 0 है, मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम है। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x के दो रूट आ गए ना, -2 और -3। रूट तो सबने निकाल लिए होंगे ना। तो इन्हीं दो पॉइंट पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ना। अब ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f को डिफ्रेंशिएट कर देंगे df बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा 2x+5 ना। अब आपको जिस x पे चाहिए ना, जिस x पे चाहिए उस x की वैल्यू डालोगे। यहाँ देखो एक ही x था ना, इसलिए वैल्यू नहीं डालनी पड़ी। जब एक से ज्यादा x होंगे तो वैल्यू डालनी पड़ती है। तो अगर हम x इक्वल टू -2 पे चेक करें तो कितना आएगा df बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा ना। 1 मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब x इक्वल टू -2 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर हम लोग इसी तरह से x इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे तो वहां पे df बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे डालेंगे तो 2 इंटू -3+5, तो -1 ना, ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -3 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सबको समझ आ गया। अगर फोर्स दिया रहेगा तो हम कैसे पता करते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ है और किस टाइप का है। सेम वे में हमें कई बार u दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ है और कैसा है। तो जैसे आपको u इक्वल टू दे दिया गया, मान लो x² + 5x+6 ना, ये फोर्स का नहीं u का ग्राफ है, और इस इक्वेशन में पूछा जाए कि बताइए किस x पे इक्विलिब्रियम है और वो किस टाइप का है। हाँ स्टेबल और -2.5 पर है ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, u का देखोगे कहाँ पे वो जीरो हो रहा है, du बाई डी एक्स कहाँ पे जीरो है। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा 2x+5, तो x इक्वल टू आया -5/2। तो इस जगह पे इक्विलिब्रियम है।
अब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है कैसे पता चलेगा, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे वहां मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। तो दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना 2x प्लस 5 को, तो 2 मिलेगा। 2 ग्रेटर देन 0 मतलब वहां पे क्या हो रखा है, मिनिमा है। u की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम है मतलब इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, क्लियर है। अगर हमें u की वैल्यू दे दी गई तो हमारे लिए सोचना आसान है कि कहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम है। अब इसी चीज को कई बार क्वेश्चन को हमें ग्राफ में दिया जाता है, उसमें निकालना रहता है। जैसे मान लो कहीं पे u और x का ग्राफ है, ऐसा कुछ u और x का ग्राफ है, तो आपको बोला गया है कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ये पॉइंट कुछ a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो आपको बताना है पॉइंट a b c d पर किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, मतलब कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। कुछ और भी पॉइंट दे देता हूँ, इस पे b लिख देता हूँ, इसको c लिखता हूँ, इसको d, इसको e, इसको f। आपको बताना है किस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और वो किस टाइप का है। हाँ सर, वेरी गुड। देखो आपको पता है कि जहां पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा ना, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा ना। ये u और x का ग्राफ है, और डी यू बाई डी एक्स ग्राफ में क्या बताता है, स्लोप बताता है ना। तो आपको चेक करना है स्लोप कहाँ पे जीरो है। स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, जहां पर वो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बन रहा होगा ना। तो यहाँ पे a c e f ये 4 पॉइंट पर स्लोप जीरो है ना, तो इन पे इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। यहां तक सबको क्लियर है, इक्विलिब्रियम कहां कहां पर होगा, ए सी ई एफ। अब अगर हमें मान लो पूछा जाए कि ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आप ए पे क्या बोलोगे, ए अपने आसपास में सबसे ऊपर है ना, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है ना। हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा ग्लोबल हो या लोकल हो, दोनों ही चलेगा ना। बस वो मैक्सिमा होना चाहिए, लोकल होगा तो भी चलेगा ना। हल्का सा डिस्प्लेस कराएंगे तो वो दूर ही जाना चाहेगा ना, चाहे वो लोकल हो तो भी वापस नहीं आना चाहेगा ना। तो ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। सी पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है, लोकल मिनिमा है ना, तो सी पर भी, सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ई पर लोकल और ग्लोबल बताया था ना मैक्सिमा मिनिमा में। देखो जैसे कोई आपको ग्राफ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये देखो ये सबसे ऊपर है, तो इसको बोलोगे बोलोगे ये सबसे ऊपर है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा है। लेकिन ये वाला जैसे पॉइंट है, ये अपने आस पास में केवल ऊपर है, तो यहाँ वाला जो ये पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा है। ये अपने एरिया का मैक्सिमा और ये सब सब जगह का मैक्सिमा है। जो पॉइंट सबसे ऊपर है वो लोकल, सॉरी जो ग्लोबल, और जो अपने बस एरिया में आसपास में सबसे ऊपर है वो लोकल ना। तो यहाँ पे अभी आगे तक का ग्राफ हमें नहीं पता है क्या है,
तो अब इतना तो क्लियर है ना कि ये लोकल तो मैक्सिमा है ही अपनी अपनी जगह, तो उससे भी काम हो जाएगा ना, मैक्सिमा होना चाहिए चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो। ई पे क्या है, ये अपने आसपास में ऊपर है ना, तो यहां पर भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और एफ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट हो गया है, तो एफ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ, आप इसको एक्चुअली ग्राउंड से इमेजिन कर सकते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप एक तरह से ग्राउंड टाइप से इमेजिन कर सकते हो। जैसे जैसे ग्राउंड की हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे यू बढ़ रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलें। हाँ, एम यहाँ स्लोप है। सेम टाइप से क्वेश्चन आपको एफ और आर का भी ग्राफ दे करके पूछा जा सकता है। सपोज कहीं एफ वर्सेस आर का ग्राफ दिया है, कुछ ऐसे ग्राफ है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। एक मिनट, अरे यार पूरा ग्राफ चला गया। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है। इस बार एफ और आर का ग्राफ है ना, पिछली बार यू और आर का ग्राफ था। हाँ नहीं सही है तेरा। श्रेयस, इक्विलिब्रियम के लिए एफ जीरो तो होना चाहिए, तू जहाँ एफ मैक्सिमम है वहां पे भी इक्विलिब्रियम ला रहा है। फोर्स जीरो कहाँ कहाँ पर, इस बार ए पे जीरो है, सी पे जीरो है, ई पे जीरो है, और जी पे जीरो है ना, इधर आगे जीरो है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट पे जीरो है ना, हमने एक पॉइंट जी लिया है। यहाँ तो फोर्स मैक्सिमम है ना इन सब जगह, यहाँ थोड़ी इक्विलिब्रियम है। अब देखो पीछे आपने एक चीज देखी थी कि अगर डी एफ बाई डी आर लेस देन जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डी एफ बाई डी आर मतलब क्या, एफ और आर ग्राफ का स्लोप ना, अगर स्लोप लेस देन जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना, और स्लोप ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां पे अनस्टेबल, और स्लोप जीरो होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ पे देखो ए पे अगर आप चेक करोगे तो ए पर फोर्स 0 है, स्लोप क्या हो रखा है यहाँ का, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सी पे देखोगे तो स्लोप निगेटिव आएगा, तो सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ई पे फिर से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जी पे न्यूट्रल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको देखो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम ए पे पार्टिकल को रखे हुए हैं तो उस पे फोर्स 0 है, और ए से हमने अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हल्का सा आगे बढ़ाया तो इस पे, अबे ध्रुवीय इक्विलिब्रियम मतलब क्या, फोर्स 0 चाहिए ना, यहाँ पे फोर्स 0 है क्या, यहाँ तो फोर्स मैक्सिमम है ना, वो डी यू और आर ग्राफ में फोर्स 0 था जब स्लोप 0 था, तो एफ और आर ग्राफ में ये फोर्स 0 वाला पॉइंट नहीं, यहाँ तो फोर्स सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पे भी फोर्स ज्यादा है, फोर्स 0 चाहिए ना, यहाँ पे ये 0 हुआ है ना, जहां जहां पे एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे फोर्स 0 है। देखो अगर हमने ए से पार्टिकल को हल्का सा आगे बढ़ाया तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव दिखा है मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स एक्स एक्सिस में ही लग रहा है, जब हम पार्टिकल को इधर को ले जा रहे हैं तो फोर्स भी पॉजिटिव में आगे बढ़ रहा है, मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसको दूर ले जाना चाहेगा ना ए पर, या फिर अगर आप निगेटिव में ले जा रहे हो तो निगेटिव में फोर्स बढ़ रहा है, जिधर को आप ले जाना चाह रहे हो, अगर इधर को डिस्प्लेस करा रहे हो तो इधर कोई फोर्स बढ़ रहा है ए पॉइंट पर, तो वहां पर क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप सी पे देखो, सी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर आप हल्का सा आगे ले जाते हो, हल्का सा आगे ले जाओगे तो फोर्स निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव मतलब अपोजिट में बढ़ रहा है, तो वो वापस ले आएगा ना, जब फोर्स अपोजिट में लगेगा तभी तो वापस आएगा ना। और अगर आप इसको निगेटिव में उल्टा डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फोर्स देखो पॉजिटिव में बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब इधर को फोर्स है, तो इस टाइम पे रीस्टोरिंग है ना, रीस्टोरिंग है ना, तो वापस ले आ रहा है। ई में भी वही है, आगे ले जा रहे हो तो फोर्स भी आगे कोई लग रहा है, तो ई में भी वही चीज हो रही है। और जी में आप आगे भी ले जा रहे हो तो भी फोर्स बढ़ ही नहीं रहा है, 0 ही बना हुआ है ना। तो अगर बाई चांस आप ये भूल गए हो स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हालांकि डिराइव कर सकते हो, नहीं भी डिराइव करो तो सोच सकते हो आगे बढ़ा के कि क्या हो रहा है, फोर्स वापस ला रहा है या नहीं ला रहा है। ध्रुवील अगर देख तुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो तू ये याद रखना, डी एफ बाई डी आर क्या होता है, एफ और आर ग्राफ में डी एफ बाई डी आर क्या होता है, ध्रुवील बता, एफ और आर ग्राफ में डी एफ बाई डी आर मतलब क्या। ध्रुवील बता ना भाई, क्या बोल रहा है, अनम्यूट करके बता। हेलो सर। हाँ ध्रुवील बता, एफ और आर ग्राफ में डी एफ बाई डी आर मतलब क्या होता है। नहीं पता। स्लोप 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 सॉरी। हाँ, वाई और एक्स ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, स्लोप होता था ना टेंजेंट का, हाँ हाँ हाँ। हाँ टेंजेंट। हाँ। तो y की जगह यहाँ पे f आ गया है और x की जगह r आ गया, तो बस y डी वाई बाई डी एक्स की है, डी एफ बाई डी आर है। अब देख, अच्छा। डी एफ बाई डी आर निगेटिव होगा तब तू बोलता था ना स्टेबल इक्विलिब्रियम, पीछे हमने देखा था, तो डी एफ हाँ बाई डी आर मतलब स्लोप, स्लोप निगेटिव चाहिए। और स्लोप निगेटिव कब होता है, जब टेंजेंट ऐसे आ रहा हो ना, थीटा 90 से ज्यादा बने, और अगर हाँ ऐसे आएगा तो टेंजेंट स्लोप पॉजिटिव आएगा ना। हाँ। तो यही चेक किया, देख यहाँ पे टेंजेंट बनाएगा तो ऐसे बनेगा ना, ये वाला पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे वहां पे अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ समझा 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 सर।
ठीक है, थैंक यू सर। वीडियो ऑफ रखो भाई सभी लोग। हाँ, तो यहाँ पे 4 df/dx 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है। स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या f 0 है? हमें तो f 0 चाहिए और स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव देखना है हमें। u वाले ग्राफ को f वाले ग्राफ से मिक्स मत करो, दोनों चीजें अलग अलग है ना। हमें फोर्स 0 चाहिए। इस ग्राफ में फोर्स 0 कहाँ है? जहां पे एक्सिस को कट करेंगे वहां पे वो 0 हो रहा है। जबकि u और r ग्राफ में जहां पे u मैक्सिमम होगा, du/dx 0 होगा, वहां पे फोर्स 0 आएगा ना। du/dx से हमें फोर्स पता चलता है ना, तो वो हमने देखा यहाँ पर, स्लोप 0 देखा। सलोनी, एक्चुअल में फोर्स तो 0 चाहिए ना भाई। फोर्स 0 होगा तब ना न्यूट्रल या स्टेबल अनस्टेबल की बात करेंगे। फोर्स ही 0 नहीं है तो स्टेबल ही नहीं, वहां इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 चाहिए, और फोर्स 0 कहाँ है? इस ग्राफ में, जहां पे वो आर वाले एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ? तो अब हमारा ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वर्क पावर एनर्जी में एक और टॉपिक बचा है पावर के बारे में। पावर हम लोग देख लेंगे तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हो जाएगा। फिर सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट बचा रहेगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर हो जाएगा ना। अब आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पावर के बारे में। हाँ, पावर के बाद वर्क पावर हो जाएगा, बट सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट हम यहाँ पढ़ाते हैं, वो पार्ट बचेगा, वो अगली क्लास में होगा फिर। ठीक है, तो देखो पावर क्या होता है, आपको ही पता होगा पावर क्या होता है, बताओ कोई। नहीं नहीं नहीं, रोटेशन नहीं, यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का यूज होगा। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन देखेंगे, रोटेशन में तो अलग ही होगा वो। हाँ, वर्क अपॉन टाइम ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर कैसे डिफाइन है? तो पावर को हम लोग एक तो ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर बोल सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ना। डेल्टा टी टाइम में कुछ डेल्टा डब्ल्यू वर्क हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज पावर। अगर हम कोई टाइम इंटरवल का पावर देखेंगे तो उसको एवरेज पावर बोलेंगे, और किसी इंस्टेंट पे देखेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे ना। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए dw/dt करेंगे। अब देखो हमें पता है कि जैसे एवरेज पावर कहीं पे भी निकाल रहे हो तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी करोगे ना? और डेल्टा डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जरूरत पड़ने पे हम वर्क निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज देख करके उससे भी पैसे यूज कर सकते हैं ना। फिर इंस्टेंटेनियस पावर, वो क्या होता है? dw/dt। dw को आप लिख सकते हो F.dr। मान लो फोर्स ने एक छोटे से dt टाइम में जो वर्क किया वो F.dr है ना। छोटे से वर्क को ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में dt।
dt स्केलर है ना, टाइम है, उसको f के नीचे भी ले सकते हो, dr के नीचे भी ले सकते हो। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं तो dr बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा ना। मतलब एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर, एक सेकेंड, इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें निकालना है तो या तो हम डी डब्ल्यू बाई डी टी कर दें या फिर एफ डॉट वी कर दें ना, दोनों चलेगा। पावर की यूनिट क्या होगी, ऊपर फोर्स वर्क है, नीचे टाइम है ना, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड ना। एसआई यूनिट जो होगी जूल पर सेकेंड होगी, और 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग, हाँ ये उसी हिसाब से बोल रहा हूँ ना, जब आप सारे फोर्सेस का निकाल रहोगे तब आप अप्लाई करोगे। जो बेसिक पीछे पड़ा है वो सब तो आप भी लगाओगे श्रेयस। 1 जूल पर सेकेंड को 1 वॉट बोलते हैं ना, और इसको वॉट का सिंबल डब्ल्यू से दिखाते हैं। देखो ये सलोनी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है ना। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक इंस्टेंट पे निकाल रहे हो, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं भी है तो भी हर इंस्टेंट पे तो अलग अलग पावर आएगा ना, हर इंस्टेंट का निकालोगे यहाँ पर। फोर्स वेरिएबल भी है तो भी हर इंस्टेंट का अलग अलग फोर्स कुछ आएगा, वर्क वो निकालते जाओगे। और पावर के लिए हम लोग और भी यूनिट यूज करते हैं, जैसे किलोवाट हुआ, 1 किलोवाट मतलब 10 के पावर 3 वॉट। हाँ, एक हॉर्स पावर यूज करते हैं एचपी, वो होता है 746 वॉट। ये नोट करो, अब इसको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। यार ये हॉर्स पावर का, यार मुझे भी नहीं पता ये कैसे यूनिट बनाई गई है। ये पहले के टाइम में हॉर्स वगैरह से रिलेट करके पावर बनाया गया था उसकी यूनिट। देखो मेरे हिसाब से गूगल पे कुछ मिल जाना चाहिए कैसे निकाला गया है। सरायु, देखो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा तब ये यूज करना है ना। फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल इससे मतलब नहीं है। मैं अभी प्रॉब्लम कराता हूँ ना, समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जब आप सारे फोर्सेस का एवरेज पावर निकाल रहे हो तब ये लगा सकते हो ना, जब सारे फोर्सेस का लगा रहोगे। अगर कोई एक फोर्स का लगा रहे हो और कई सारे फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है तो नहीं लगा पाओगे। नोट कर लो इसको।
अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। जो हमने देखो बेसिक पढ़ा है वो सब हमेशा वैलिड है ना, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। तो जब हम डब्ल्यू ऑल मतलब ऑल फोर्सेस का एवरेज निकाल रहे हैं तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक के लिए नहीं। अगर एक ही फोर्स है वहां पे तो लगा सकते हैं ना, डब ऑल मतलब एक ही फोर्स लग रहा है तो लगा सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल है स्मूथ सरफेस पे और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, एफ एक कांस्टेंट फोर्स है। ये रेस्ट से चलना शुरू करता है, इसका मास एम है। तो हमें बताना है कि फाइंड एवरेज पावर ऑफ फर्स्ट टी सेकेंड। पहले टी सेकेंड में कितना एवरेज पावर हुआ और इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी। और कोई टाइम टी पे कितना इंस्टेंटेनियस पावर बोलोगे ना, स्मूथ सरफेस है। हाँ ऐसे ही कुछ आ जाएगा ना। हम लोग देखो जब हमें एवरेज पावर निकालना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी टाइम का देखेंगे कितना वर्क हुआ। तो टी टाइम का कितना वर्क हुआ तो उसके लिए आप या तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालो और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। पहले पार्ट में टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, यू जीरो है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना हुआ टी टाइम का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। वर्क आ गया तो वर्क अपॉन टाइम, एवरेज पावर कितना आ जाएगा, ना ऐसे निकाल लिए। यहाँ पे देखो एक ही फोर्स है तो इसका जो वर्क होगा यही बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप वी निकाल करके काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी देख सकते थे ना, उससे भी वर्क आ जाता। फिर सेकेंड पार्ट में इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कोई टाइम टी का निकालना है तो कोई टाइम टी का आपको वी निकालना पड़ेगा। वी कैसे निकाल सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। कोई टाइम टी पे वेलोसिटी ये है ना, और फोर्स और वेलोसिटी दोनों यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। तो कोई भी टाइम टी पे पावर कितना होगा, एफ डॉट वी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एफ इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी है, एफ बाई एम इंटू टी ना। तो ये किसी टाइम टी का इंस्टेंटेनियस पावर है। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर टी अपॉन में एम।
नोट कर लो। सपोज कोई पार्टिकल को हम एक कांस्टेंट पावर p डिलीवर कर रहे हैं, पार्टिकल का मास m है, तो हमें बताना है फाइंड एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम t में कितना हुआ। हम एक पार्टिकल को रेस्ट से मूव कराना स्टार्ट करते हैं विथ कांस्टेंट पावर ना, इस बार पावर दिया है, फोर्स नहीं। तो हमें बताना है टी टाइम में उसमें कितनी वेलोसिटी आ जाएगी और टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्मूथ सरफेस है ना, कोई और फोर्स नहीं है, केवल एक ही फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का पावर कांस्टेंट है। अरे टी टाइम में पूछा गया, टी तो आएगा ना, टी कहाँ गया तुम लोगों का। हाँ प्रथमेश। जो चीजें दी है उनके टर्म में आंसर बताओ। तो हम देखो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पावर डिलीवर हो रहा है वो क्या करता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता जा रहा है ना, और एक ही फोर्स का पावर है। तो डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के भी यहाँ पे वैलिड होगा, क्योंकि एक ही फोर्स है तो उसका ही वर्क हो रहा है ना केवल। तो टी टाइम में वर्क कितना हुआ पहले, तो टी टाइम में वर्क कितना हुआ, पी इंटू टी। जब पावर कांस्टेंट है तो टी टाइम में पी इंटू टी वर्क हो जाएगा ना, और यहाँ पे वही बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है, इनिशियल जीरो है, तो इससे हम v की वैल्यू बोल सकते हैं 2 pt/m का अंडर रूट। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें v पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं dx/dt। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ना टाइम जीरो पे वो x इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ था ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया टी टाइम का ना। अब टी को अंदर ले जा सकते हो, 2/3 को अंदर ले जाके लिख सकते हो। ये लाइन सबको क्लियर है, पहली वाली लाइन? अगर कांस्टेंट पावर मिल रहा है तो टी टाइम में कितना पावर मिल जाएगा, पी इंटू टी। और यहाँ पे वो एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो उसका वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। कौन सा बोल रही है, ये वाला पार्ट बोल रही है क्या? v को हमने देखो dx/dt लिख दिया, फिर dt वाला टर्म इधर ले आया और इंटीग्रेट किया है। कांस्टेंट को बाहर कर दिया, t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और नए पावर से डिवाइड कर देंगे। सलोनी क्या पूछना चाह रही है? अमन देख, तुझे अगर नहीं समझा तो तू ऐसे बोल सकता है, dw/dt आपका क्या होता है, पावर होता है ना। अब पावर कांस्टेंट है तो dw इक्वल टू लिख सकता है p इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे तो वर्क बराबर क्या आएगा, p कांस्टेंट है बाहर आएगा, वर्क आ गया ये। यहाँ पे एक ही फोर्स का वर्क है ना, तो ये वर्क बराबर कर दे सकता है ½ mv², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे v आ जाएगा। अगर पावर कांस्टेंट है तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस सब सेम है ना। तो चाहे आप एवरेज लेके सॉल्व करो या इंस्टेंटेनियस, यहाँ मैंने एवरेज लेके सॉल्व किया। w/t, टी टाइम का एवरेज पावर p, तो t इधर लाके w लिख दिया। कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होता है ना। ठीक है, नोट हो गया। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का कोई मतलब नहीं है ना, कांस्टेंट है ना, तो चाहे आप एवरेज लेके सॉल्व कर लो या इंस्टेंटेनियस लेके सॉल्व कर लो ना, दोनों चलेगा। आदित्य ये बताया तो, ये देख इंस्टेंटेनियस ही तो है, dw/dt इंस्टेंटेनियस ही तो है। इंस्टेंटेनियस में दो फॉर्मूले हैं ना, f.v या फिर dw/dt। तो यहाँ पे dw/dt लगाना है, p दिया है ना, और w निकालना है।
अगर आप वो ऐसे फॉर्मूला लगा के सोच रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला लगा के करने को एफ डॉट वी बराबर पी, इससे सोच रहे हो तो करने को कर सकते हो, बट वो उतना अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर इससे सोच रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या है, एक ही फोर्स है और वो इधर को लग रहा है, तो इस पे कोई भी इंस्टेंट पे मान लो फोर्स एफ है, वेलोसिटी इधर को v है, तो एफ डॉट वी की वैल्यू क्या बोलोगे, एफ इंटू वी। एफ को कितना बोलोगे, एम इंटू ए मतलब डीवी बाई डी टी ना, इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी वी इक्वल टू पी बाई एम डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, टाइम जीरो पे वो रेस्ट से चला था, टाइम टी पे स्पीड वी हो गई। ऐसे बोल रहा है आदित्य करने को। पी कांस्टेंट है, आप कोई भी तरीका लगा लो ना, कांस्टेंट है तो चाहे इंस्टेंटेनियस लगाओ डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर हाँ डब्ल्यू बाई टी, सब एक ही चीज है। बस सही से सॉल्व कर दो ना, जो भी लगा रहे हो उसको लगा के सही से सॉल्व करो। एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक हमने रफ सरफेस पर ये क्वेश्चन देखो, अब सभी एक पार्टिकल को हमने स्मूथ सरफेस पर, सॉरी रफ सरफेस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एक कांस्टेंट पावर देना शुरू किया ना, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मास कुछ m है, तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड गेन कर पाएगा, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड। हाँ यू जीरो ले लो।
नहीं श्रेयस, डी क्या है? डी कुछ ऐसा दिया नहीं है भाई, जो दिया है उनके टर्म में ही बताओ। सॉल्व किया जाए। नहीं श्रेयस, इक्वेशन लिखो भावेश, आपको सोचना है यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी। नहीं, यहाँ फोर्स का पावर दिया हुआ है ना, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एक तो कोई और फोर्स है, उसका पावर कांस्टेंट है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है। नहीं, केवल जो गिवन है उनके टर्म में बताना है। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तो ये कांस्टेंट पावर है, और जब ये आगे को जा रहा होगा कोई भी टाइम पे, अगर ये v स्पीड से जा रहा है, तो पीछे को फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लिपिंग हो रही है ना यहाँ पे। तो नेट पावर कितना बोलोगे कोई भी टाइम पर? एक तो ये जो पावर p, और फ्रिक्शन का पावर क्या होगा, माइनस में होगा ना, माइनस एफ डॉट वी ना। एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस में आएगा ना, ऐसे कुछ आएगा ना। शुरू में देखो ये v जीरो था, तो शुरू में केवल ये पावर था, लेकिन जैसे जैसे इस पावर के वजह से स्पीड आएगी, वैसे वैसे ये टर्म बड़ा होता जाएगा ना। जैसे जैसे आप खींचते जा रहे हो, इस पावर की वजह से इसमें स्पीड आती जा रही है, तो ये टर्म बड़ा होता जा रहा है। और जब तक नेट पावर पॉजिटिव होगा, जब तक नेट पावर पॉजिटिव होगा, तब तक इसको एनर्जी मिल रही होगी ना, तब तक इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये टर्म बड़ा होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये बड़ा होते होते ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे दोनों इक्वल होंगे फिर नेट पावर कुछ मिल पाएगा। जैसे ही नेट पावर जीरो होगा, उसके बाद क्या स्पीड बढ़ पाएगी ना। फिर वो जो है स्पीड आगे उसी से चलता रहेगा ना, इधर से पी मिलता रहेगा और यहाँ से लॉस होता रहेगा।
फिर फर्दर स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जब नेट पावर 0 हो जाएगा उस टाइम पे जो स्पीड आएगी वही मैक्सिमम पावर है। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, पी अपॉन में म्यू एम जी ना, यही यहाँ का मैक्सिमम स्पीड है ना। बाहर वाला फोर्स एनर्जी दे रहा है और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ले रहा है ना, वो निगेटिव में वर्क कर रहा है। जब देने वाला वर्क बराबर लेने वाला वर्क हो जाएगा तो स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा। भावेश सब उड़ गया क्या? ऑल क्लियर मतलब सब उड़ गया? देखो आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये P जो है ये कोई फोर्स दे रहा है ना, तो यहाँ पे किसका किसका पावर है, एक तो कोई फोर्स का पावर है और एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उसका पावर है। तो टोटल कितने पावर है, दो पावर है। फ्रिक्शन फोर्स का पावर माइनस में आएगा ना, नेट पावर आप ये बोलोगे। नेट पावर वाली बात समझ आ रही है? अगर दो फोर्स है वहां पे तो दो पावर आएंगे, उनका सम कर दोगे ना नेट पावर के लिए। तो फोर्स का जो पावर है वो तो दिया है आपको, कोई और फोर्स पी का, एफ का। और फ्रिक्शन का पावर आप लिख सकते हो ना, अगर ये आगे को जा रहा है फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है तो एफ डॉट वी क्या आएगा, माइनस एफ वी आएगा। तो ये नेट पावर हो गया। नेट पावर में ये वाला टर्म, वी वाला टर्म शुरू में तो जीरो था ना, तो शुरू में नेट पावर क्या था, शुरू में नेट पावर पॉजिटिव है ना, पी है। और अगर पावर प्लस में है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर वर्क हो रहा है ना, प्लस में वर्क हो रहा है। अगर पावर प्लस में है मतलब नेट वर्क डन प्लस में है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना। अगर प्लस में वर्क होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो ये वाला टर्म बढ़ेगा। अब अगर ये टर्म बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल होंगे उसके बाद क्या फर्दर ये बढ़ सकता है? जब इक्वल होंगे तो नेट पावर अब क्या हो गया है, जीरो। तो अब एनर्जी और मिल ही नहीं पाएगी ना। जब एनर्जी और मिलेगी नहीं तो जितनी मिल चुकी है उसी पे रुक जाएगा ना वो उसका बढ़ना। तो जिस टाइम पे ये टोटल एनर्जी बढ़ना बंद हो गया उसी टाइम पे जो वी मिला वही मैक्सिमम है। तो हमने पी नेट को जीरो डाल दिया और उससे वी निकाला, वही मैक्सिमम है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, एक एनर्जी दे रहा है ना, एक दे रहा है और एक एनर्जी ले रहा है। देने वाला शुरू में ज्यादा है, लेने वाला कम है, तो इसलिए उसको शुरू में फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है लेने वाला भी बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएंगे कि जितनी एनर्जी मिल रही है उतनी सब फ्रिक्शन ले ले रहा है, तो उस टाइम पे स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा। चमक गया सबको? फ्रिक्शन का जो पावर है वो तो इंस्टेंटेनियस होगा ना। फ्रिक्शन कोई भी इंस्टेंट का मैंने ये पावर लिखा है, कोई भी इंस्टेंट पे नेट पावर। सर आयु, पी जीरो का मतलब नेट वर्क डन जीरो हो रहा है ना, नेट फोर्स वहां जीरो हो गया होगा। जितना इस पी की वजह से फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, दोनों आपस में बैलेंस हो गए होंगे। नेट वर्क डन अब जीरो हो रहा है। पी नेट जीरो मतलब रेट ऑफ वर्क डन जीरो है ना। और दूसरा, वर्क जीरो होगा तो भी वहां पे डब्ल्यू नेट जीरो हो जाएगा ना, अगर आगे वर्क होना बंद हो जाए, फर्दर वर्क होना बंद हो जाए तो भी वहां पर हर टाइम अगर आगे का वर्क नेट वर्क डन जीरो हो रहा है तो भी पी नेट जीरो आएगा। यहाँ पे आगे नेट वर्क डन होना बंद हो गया ना, जितना कैपिटल एफ वर्क कर रहा है उतना ही फ्रिक्शन वर्क अपोजिट में कर रहा है, नेट जीरो वर्क हो रहा है लगातार।
नहीं, W कांस्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं बोलना है। देखो कोई चीज अगर जीरो है, नहीं इसका कोई मेथड 2 नहीं है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखो कोई चीज अगर dw/dt जीरो है तो इसका मतलब हो सकता है W कांस्टेंट हो, और वहां कांस्टेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना। आदित्य बोल रहा है मेथड 2, वो मैं बोल रहा था। सर आयु मैं क्या बोल रहा हूँ, dw/dt जीरो मतलब W कांस्टेंट, यहाँ पे W जो कांस्टेंट वो जीरो है। जितना कोई ये पावर देने वाला कोई फोर्स है, मान लो F, जितना ये कैपिटल F वर्क कर रहा है उतना ही वहां पे फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा होगा, दोनों का मिलके नेट जीरो हो रहा है। नेट वर्क डन जीरो होगा तभी वहां पे पावर का बढ़ना बंद होगा। हाँ करो अनम्यूट। सर आपने इधर वी मैक्स निकालने के लिए जीरो किया, तो हाँ पी जीरो हुआ तो वर्क डन इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा ना, वो हाँ, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब, तो उससे वी कांस्टेंट मतलब मैक्स कैसे होगा? सुनना सुनना भाई, कांस्टेंट मतलब अगर कुछ तूने बोला कांस्टेंट हाँ की वैल्यू +10, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब भी +10 मतलब हर सेकंड अब भी 10 जूल वर्क हो रहा है ना। हाँ अगर वर्क होगा तब तो एनर्जी बढ़ेगी ना। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो फोर्स है वो P कांस्टेंट पावर दे रहा है, और इस पावर की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी बता। हाँ अगर पावर हमने दिया इसको तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना। वर्क किया ना हमने, इस पे पावर दिया मतलब हाँ वर्क किया, तो स्पीड बढ़ते ही तुरंत फ्रिक्शन का निगेटिव में पावर आएगा, वो उसकी एनर्जी लेगा। हाँ और ये जो V है शुरू में तो कम था, तो शुरू में फ्रिक्शन फोर्स का पावर तो कम था, लेकिन ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ तो टोटल ये वैल्यू क्या है, प्लस में है ना, मतलब नेट वर्क डन शुरू में प्लस में है। पावर मतलब क्या है, यूनिट टाइम का हाँ वर्क, यूनिट टाइम का वर्क, तो यूनिट टाइम का वर्क प्लस में है। प्लस में जब वर्क होगा तभी ना एनर्जी मिलेगी इसको, समझ रही हाँ ना। वर्क प्लस में वर्क करने का मतलब क्या होता है, एनर्जी का उसको मिलना। जिस पे प्लस पे वर्क होता है उसको एनर्जी मिलती है ना, और जिस पे माइनस पे वर्क होता है उससे एनर्जी निकाली जाती है। याद आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज अभी गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी। सर मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, आप रिपीट कर सकते हैं? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल पे मैंने बोला प्लस में मैंने वर्क किया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी बढ़ गई ना। हाँ और कोई भी फोर्स ने कोई पार्टिकल पे निगेटिव पे वर्क किया मतलब उसने उस पार्टिकल की एनर्जी ले ली हाँ ना। तो हाँ, अगर तो कोई इससे उसकी एनर्जी कम हो रही है। हाँ, तो अगर कोई भी पार्टिकल पे कोई फोर्स का पावर प्लस में है तो मतलब वो पार्टिकल का एनर्जी बढ़ा रहा है, और कोई पावर कोई फोर्स का पावर हाँ अगर निगेटिव में है तो वो एनर्जी कम कर रहा है। ठीक हाँ है, यहाँ तक। अब देखो इस फोर्स ने इसकी एनर्जी बढ़ाई, पी शुरू में प्लस में है ना, और फ्रिक्शन फोर्स का पावर हाँ निगेटिव है तो वो कम कर रहा है, लेकिन वो शुरू में कम था तो वो कम कम कर पा रहा था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ। अब लेकिन लगातार ये हाँ, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये जो फ्रिक्शन एनर्जी ले रहा है पार्टिकल की वो बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ से वो भी पर सेकेंड बढ़ेगा। एनर्जी मिल रही है, मिलने वाला रेट हम्म। फिक्स है लेकिन निकलने वाला रेट बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा ना हाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पर क्या होगा, हाँ जितनी मिल रही है उतनी निकल रही है, तो फिर अब इसकी एनर्जी बढ़ पाएगी पार्टिकल की अब। नो, तो उस टाइम पे जो स्पीड आ गई वही मैक्सिमम है ना। अब P की वजह से एनर्जी वही मिल रही मैक्स, है और हाँ इसकी वजह से निकल जा रही है, तो उस टाइम का ही V निकाला वही मैक्सिमम है। अब समझा और सर, अच्छे से थैंक यू सोच सर। ले तू, अगर फिर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे बताना मुझे। ओके सर। देखो अगर अभी किसी को नहीं समझ आया तो एक बार खुद से भी सोचना है इस पे ना, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेना मेरे से व्हाट्सएप पे।
तो अब देखो हमें ये पावर में इतना ही करना था, तो अब हमारा पावर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। नेक्स्ट अब आधा घंटा है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। आज ही थोड़ा शुरू कर लेते हैं, बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पावर के देखो ये जो मैंने सम कराया ये थोड़ा सा कांस्टेंट था, थोड़ा सा टफ था। बाकी सम जो होंगे वो थोड़ा इजी होंगे। थोड़े से मैं मॉड्यूल से करा देता हूँ, रुको 1 मिनट। रोटेशनल मोशन तो अभी आगे आएगा, रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर है। ये सर्कुलर मोशन हुआ है ना, रोटेशनल नहीं, सर्कुलर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके लिए सर्कुलर मोशन कवर होना जरूरी है। ये सर्कुलर मोशन का थोड़ा टफ वाला पार्ट है। इसके पहले सर्कुलर मोशन का हम लोगों ने थोड़ा इजी वाला पार्ट देखा था। यार 10 दिवाली के बाद से कर देंगे मॉर्निंग में, दिवाली के बाद से। चलो कुछ इस पे और इजी क्वेश्चन कर लेते तो थोड़ा तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा पावर पे। मॉड्यूल है आप लोगों के पास? तो मॉड्यूल में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5th के का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। कुछ ये क्वेश्चन देखो क्या क्या वो मैं बता देता हूँ ना। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और उसकी वेलोसिटी दी गई है कुछ v इक्वल टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप, और इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो दिया है। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए इंजन को फोर्स लगाना पड़ रहा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें बताना है कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इंजन को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो पावर ऑफ इंजन पूछा गया है कितना होगा। ये इंजन का फोर्स है। बोर्ड्स के लेक्चर भी यार कुछ दिन में स्टार्ट करते हैं ना। बोर्ड्स का देखो 11th में उतना लोड नहीं लो, मेन वो 12th में लगता है ना। बोर्ड में मेनली लिखने का तरीका हमें सीखना रहता है। सिद्धार्थ ने पूछा है बोर्ड के लेक्चर, वो उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। जो जेई में सीखोगे नॉलेज कॉन्सेप्ट वही होता है, लिखने का तरीका वो बोर्ड में ही लगता है ना ज़्यादा। 12th के लिए है, 11th में फिर भी कुछ लगा देंगे अभी कुछ टाइम बाद। हाँ तो इसमें देखो सीधे क्या है, आपको पावर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो ना। ये तो सब लोग कर लोगे, डॉट प्रोडक्ट करना है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको ना। कितना आंसर आ गया? 13। हाँ ठीक है, 13 आ जा रहा है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ।
फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, अबे पावर इक्वल टू क्या होता था, एफ डॉट वी। और अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि कब का पावर, तो आप हमेशा इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे ना। इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस सेम आएगा। भावेश समझ रहा है ना, एफ डॉट वी करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। कभी भी मेंशन नहीं है तो हमेशा इंस्टेंटेनियस ही हम निकालते हैं। फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वहां पे पावर भी कांस्टेंट होगा, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, वही एवरेज भी होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया एक मशीन गन है, एक मशीन गन है, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है भाई, ये नोट कर लो पीछे, पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पर सेकेंड कितना काम कर रहा हो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा ना, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम का डायरेक्शन नहीं है, तो वर्क अपॉन टाइम ये भी स्केलर होगा ना, पावर जो है स्केलर है। फिर देखो मशीन गन से 360 बुलेट्स निकल रहे हैं पर सेकेंड ना, 360 बुलेट्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, और हर एक बुलेट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बुलेट है 600 मीटर पर सेकेंड, हाँ पर मिनट है, पर मिनट सॉरी। और अगर पावर ऑफ गन दी है ना, गन का पावर दिया है आपको 5.4 किलोवाट, तो आपको बताना है हर एक बुलेट का मास कितना होगा, बुलेट का मास निकालना है। आप देखो कैसे करोगे, यहाँ पे हमें देखो गन का दिया हुआ है कि वो पर सेकेंड कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पावर मतलब पर सेकेंड वो बुलेट पे कितना वर्क कर रहा है, 5.4 किलोवाट, 5.4 किलोवाट मतलब 10 के पावर 3 वाट। तो पर सेकेंड जो गन है वो इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वो किसको एनर्जी दे रहा है, बुलेट्स को दे रहा है ना। अगर 1 मिनट में इतनी बुलेट निकली तो 1 सेकेंड में कितने बुलेट निकलेंगे, एन की वैल्यू निकालें पर सेकेंड, तो वो कितना आएगा 360/60, 6 बुलेट्स आ रहे होंगे ना, 6 बुलेट पर सेकेंड। नहीं ये एन हमने कौन सा निकाला, पर सेकेंड वाला, इसको कैपिटल एन लिख देते हैं। तो इन 6 बुलेट को कितनी एनर्जी मिल रही है, गन का जितना पावर है मतलब वो उतना एनर्जी दे रहा है ना पर सेकेंड, तो इनको एनर्जी मिल रही है। और अगर एक बुलेट की एनर्जी हम देखें तो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। बुलेट क्या होगा, स्पीड से निकलेगा ना, तो उस एक बुलेट में इतनी एनर्जी आएगी। और ऐसे 6 बुलेट निकल रहे हैं पर सेकेंड, तो सारे बुलेट को कितनी एनर्जी मिली, इतनी। और ये बराबर किसकी होनी चाहिए, जो गन पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको देखो v की वैल्यू यहां दी हुई है ना, ये v की वैल्यू यहां दी हुई है, इसको रख के सॉल्व कर दो तो m की वैल्यू आ जाएगी।
ऑप्शन हो सकता है गलत आ रहा हो। ऐसा तो नहीं वो पर बुलेट पर मिनट है, वो पर सेकंड नहीं। 360 पर सेकंड तो पॉसिबल नहीं है, 360 पर मिनट ही हो सकता है। करना यही है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो आंसर में, ऐसे ही सॉल्व करना है ना। सी ऑप्शन में आप चाहे तो चेंज कर लो ना, या डी ऑप्शन में चेंज कर लो। डी ऑप्शन में 0.005 कर लो। सेकंड का डी ऑप्शन चेंज कर लो, 0.005। सॉल्व सबने सही से किया है ना। देखो भावेश, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अगर चेक करूं कि 1 सेकंड में बुलेट को कितनी एनर्जी मिली, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक बुलेट को कितनी मिलेगी, हाफ mv², और 1 सेकंड में कितने बुलेट गन से बाहर आए हैं, इंटू 6। तो टोटल 6 बुलेट की ये काइनेटिक एनर्जी, और ये 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी किसने दी, गन ने दी ना। तो जितनी दी होगी गन ने 6 बुलेट को 1 सेकंड में, वही गन का पावर है ना। गन का पावर है 5400 वॉट। तो इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में गन इतनी एनर्जी देगा, किसको देगा, बुलेट्स को। तो 1 सेकंड में जितनी बुलेट निकली उनकी एनर्जी हमने देख ली और दोनों इक्वल कर दी। 1 सेकंड में गन ने जितनी एनर्जी दी और 1 सेकंड में जितनी बुलेट ने एनर्जी ली, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों, एक और करते हैं। अच्छा चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे हम लोग। 3 में देखो बोला गया है कि कोई पंप है, वो 200 वॉट का है ना। पंप का पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ पंप दिया हुआ है 200 वॉट। और ये पंप का काम क्या है, कहीं से पानी को खींच करके ऊपर लाना है ना। कहीं से पंप जो है वो पानी को नीचे से ऊपर लेके आ रहा है। पंप यहाँ लगा हुआ है, वो पानी को ऊपर लेके आ रहा है, और आने के बाद पानी जो है वो स्पीड से बाहर आ रहा है। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी। ये हमें हाइट दी हुई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 kg पानी पर सेकेंड आ रहा है ना। पानी का मास दिया हुआ है 2 kg पर सेकेंड, और हाइट दी हुई है 10 मीटर, और जी की वैल्यू दी है 9.8। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा होगा। पंप पानी को खींच रहा है और ऊपर स्पीड से बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे पंप ने क्या क्या काम किया, कौन कौन सी एनर्जी बढ़ाई पंप ने। एक तो हाइट पे लेके गया, खींच के ले गया, और प्लस स्पीड भी तो दी पंप ने, स्पीड से निकल रहा है ना पानी। तो ये सारी एनर्जी कौन दे रहा है, नीचे पानी पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ था, वहां से खींच के ऊपर ले गया और फिर स्पीड से बाहर फेंक रहा है। तो ये सारी एनर्जी कौन दे रहा है, पंप ही दे रहा है ना। तो पंप जितना भी पर सेकेंड वाटर ऊपर जा रहा है उसको एक तो ऊपर ले गया, तो mgh प्लस हाफ mv²। ना ये सब हमने यूनिट टाइम का मास लिया है ना। एक टाइम में 1 सेकेंड में कितना मास ऊपर गया वो लिया है। तो ये जितनी एनर्जी है ये सब 1 सेकेंड में पंप ने दी है, तो इसी को हम बोल सकते हैं P, जो भी पंप का पावर होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल दो, ये 200 दी है, इसका मास 2 kg है। इसको सॉल्व करो तो V की वैल्यू आ जाएगी ना। 1 सेकेंड में जितना भी मास ऊपर गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, उसकी काइनेटिक लिख ली, और वो 1 सेकेंड का है ना, तो वही बराबर होगा जितना 1 सेकेंड में पंप ने एनर्जी दी होगी।
समझ आया सभी को? अब एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं, बस फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। समझो ना, जो पावर वाले क्वेश्चन है उसमें बस हर बार आपको यही देखना होता है, एक सेकेंड में कितनी एनर्जी एक तरफ से डिलीवर हो रही है, दूसरी तरफ से कितनी मिल रही है, उनको इक्वेट कर दो। फिर अब इसके बाद इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। आंसर कितना आ रहा है भाई? थर्ड का 2 आ रहा है। अबे सिद्धेश, तू सब लेट चलता है क्या? एकदम आधा घंटे पहले ये बात हो गई थी कि आंसर नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन में चेंज कर लो। अब तू पहुंच रहा है वहां पे उस बात पे। सिद्धेश, अभी मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन में करेक्शन कर लो, उसको 0.005 kg कर लो, तब कहाँ था? अच्छा, चेक करते हैं अभी। सिद्धेश, सबका वही आ रहा है, सही से कैलकुलेट कर। हाँ, 10th में देखो क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल को हमने ऐसे थीटा एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर। तो जब ये यहां से जाएगा और वापस आएगा, नीचे आने तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उतने टाइम तक में एवरेज पावर चाहिए, और नीचे आने पे स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी? एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हो ना, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल 0 है, सब काइनेटिक है, तो वापस जब यहाँ आएगा तो फिर से काइनेटिक हो जाएगा ना, पोटेंशियल 0, तो यू फिर से सेम हो जाएगा ना। तो अगर यू सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 0। और यहाँ पे एक ही फोर्स है ना वर्क करने वाला, mg। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक, वो 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एवरेज पावर निकालना था, तो 0 अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये 0 हो जाएगा। समझ आया क्या? हमेशा नहीं आएगा, अगर और किसी पॉइंट पे यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ का अलग स्पीड होगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी कुछ, तो वहां पे वर्क आएगा ना। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो mg नीचे को लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ आने में, वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है ना। mg h कितना हो गया लास्ट में? 0। अगर यहाँ पे देखोगे तो h आएगा ना कुछ। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब चलो हम लोग होमवर्क और टेस्ट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 26 को उसमें मिस प्रिंट हुआ है, 19 लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 19।
तो वो सही कर लेने इलस्ट्रेशन 26, 27, 28, 29, 30, 31 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5। दिवाली की वैकेशन हाँ मिलेगी ना? दे देंगे, 4-5 दिन दे देंगे। बोर्ड का दिवाली के बाद ही क्लास लगाएंगे, और बोर्ड का अभी इतना मत टेंशन लो ना, मेनली 12th में वो लगेगा। चार 5 दिन ज्यादा लग रहा है, बोर हो गए तो मैं कम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोर तो नहीं होगे ना तुम लोग? एक्सरसाइज 1 में भी वो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 तक दिया है, 15 से 19 तक। और फिर 48 से 54 तक। जब ये दो वीक यार तुम लोग बोर हो जाओगे, इतने दिन छुट्टियां तुम लोग को अच्छी नहीं लगेंगी। अब डेली पढ़ने की आदत पड़ गई है, 4-5 दिन बहुत है। ऑफलाइन देखो यार, कुछ गवर्नमेंट बोले तभी तो कुछ कर सकते हम लोग। देखो अभी तो ग्राफ नीचे आता जा रहा है, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद हो जाए शुरू। और इसमें ये करना कि जो भी आपका बैकलॉग है वो ट्राई करना ना कि कंप्लीट कर लो ये छुट्टियों में। देखते हैं, अच्छा एक बार थोड़ा मैं सोचता हूँ, ज़्यादा छुट्टी देने से भी दिक्कत रहती है। एक बार मैं सोच के बताता हूँ ना नेक्स्ट क्लास तक कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। अब टॉपिक का कर लेते हैं ना, TWT का। टॉपिक वाइज टेस्ट में बताओ क्या क्या रखना है। लास्ट टाइम अभी वर्क पावर का ही हुआ है ना? वर्क पावर के पहले सर्कुलर हुआ था। तो इस बार वही वर्क पावर का ही रखते हैं, अब कंप्लीट वर्क पावर एनर्जी का रखेंगे ना। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट 20 बार रहेगा ना। मैथ में PNC और रेडॉक्स। अच्छा, ठीक है। आज नहीं तो कभी नहीं। हाँ? अरे गोविंद कहाँ जा रहे हो? आज नहीं, कल भी नहीं। आज भी कल भी, ऐसा क्यों? ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।